हेलो फ्रेंड्स, प्रतिभा क्लासेस के मंच पर मैं प्रशांत कुमार आपका स्वागत करता हूं केमिस्ट्री अनसॉल्व पेपर सन 2023 सीई सेट के साथ। इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनको हम सॉल्व करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ इस सेट को सॉल्व करेंगे। ये अग्रवाल का अनसॉल्व पेपर है और इसका हमने सेट 6 है और सन 2023 का सी मॉडल है। इसके प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे कि पहला ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है पोटेशियम सल्फेट है। कैसा सॉलिड दिया हुआ है, कैसा सॉलिड है ये? आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है या आणविक ठोस है? तो बताने को तो हम बता दें आपको, लेकिन ये क्वेश्चन सब आएंगे नहीं। K2SO4 की बात कह रहा है तो ये एक आयनिक ठोस है, क्योंकि इसको जब आप वाटर में सॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करेंगे तो ये 2K प्लस और SO4 -2 आयन देगा। तो इसका मतलब ये एक आयनिक ठोस है। इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, ये आपके सिलेबस के अंदर है। कह रहा है 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होते हैं? तो मोलों की संख्या निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स जब कैलकुलेट करते हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स जब कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए फार्मूला लगाते हैं वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 180 ग्राम, तो वेट दिया हुआ है 180 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट वाटर का निकाल सकते हैं आप। H2O, H का होता है 1, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और 1 ऑक्सीजन का 16, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18। 18 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 10 मोल। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। फिर कह रहा है एक अभिक्रिया दी गई है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है एक का, ये गा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, एक मिनट बोर्ड को साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिख रखा है कि अभिक्रिया A+2B इज इक्वल टू प्रोडक्ट, और साथ में इसका रेट लॉ दिया हुआ है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 2। और पूछा है इसमें अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी। तो रेट लॉ से अभिक्रिया की आणविकता का कोई लेना देना नहीं है। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? किसी भी साधारण संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक अणुओं की कुल संख्या क्या कहलाती है? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो यहां पर ये 1 मोल, ये कितना है 2, तो टोटल कितने हैं 3। अभिक्रिया की आणविकता यहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आणविकता कितनी होगी? 3 आएगी। मॉलिक्युलरिटी जो होगी वो कितनी होगी? 3। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। फिर कह रहा है कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्म एल्डिहाइड बनाता है। तो अभिक्रिया करके देखते हैं क्या बनाएगा। बहुत ही आसान है, वैसे तो ऑब्जेक्टिव है, समय नहीं लगना चाहिए आपको। कैनिजारो अभिक्रिया में फॉर्म एल्डिहाइड की बात कर रहा है। तो फॉर्म एल्डिहाइड जब रिएक्शन करेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हमको लेने पड़ेंगे और ये NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन होती है और यहां पर जो बनेगा वो बनेगा CH3OH और प्लस में HCOONA बनेगा, जिसका प्रोटोनेशन करा देंगे तो ये तुम्हारा फार्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन पूछा है कौन सा अल्कोहल बनेगा, तो मेथिल अल्कोहल बनेगा। और ऑप्शन कौन सा है इसमें? ऑप्शन आपका आएगा सेकेंड ऑप्शन है। इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ, एक रिएक्शन दी है RNH2 प्लस क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और साथ में KOH दिया है, 3 टाइम KOH दिया हुआ है। रिएक्शन को अगर आप करने जाएंगे तो ये बनेगा RNC। और इस अभिक्रिया को पूछ रहा है, साथ में और कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, साथ में जो सब प्रोडक्ट बनेंगे जैसे KCl और H2O, ठीक है। अब पूछ रहा है ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन सा ऑप्शन है? युग्मन अभिक्रिया, कार्बेलेमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया या स्मिथ अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया आपकी कार्बेलेमीन अभिक्रिया है। इसको आइसोसाइनेट परीक्षण भी कहते हैं। एल्किल आइसोसाइनेट बन रहा है
किसी प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनेट बनता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन क्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहल होते हैं। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, C अगला C लगाएंगे, इस तरह से टोटल 1 2 3 4 5 और 6 CH2OH। इसमें OH इस तरफ राइट हैंड साइड, दूसरा भी राइट हैंड साइड, तीसरा लेफ्ट हैंड साइड, चौथा राइट हैंड साइड और यहाँ पर H लगा देंगे कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। इसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला होता है। अब कह रहा है इसमें कितने प्राथमिक एल्कोहल है। तो सबसे पहले आपको कार्बन ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा कार्बन प्राथमिक कार्बन है। जैसे ये कार्बन, इससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ये प्राथमिक हो गया। अब इसकी बात करेंगे तो इससे दो जुड़े हुए, एक ये और एक ये, तो ये द्वितीयक। इसकी बात करेंगे तो इससे भी दो कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये भी द्वितीयक है। इसको देखेंगे तो इससे भी दो जुड़े हुए हैं और ये भी द्वितीयक हो गया है। इससे देखेंगे तो इससे भी दो जुड़े हैं, तो ये भी द्वितीयक। अब इसको देखेंगे तो इससे केवल एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, तो ये प्राथमिक कार्बन हो गया। और इससे जो OH जुड़ा है ये प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हो गया। तो इसके अंदर केवल एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है। और ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पहला ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में परमाणुओं की कुल संख्या की गणना कीजिए। तो ये अब सिलेबस से आपका लेशन ही हट गया है, सॉलिड स्टेट को हटा दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन अब नहीं होंगे उनको हम छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है दो द्रवों A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः, कुछ वाष्प दाब दिए हैं, इसको मिटा देते हैं फिर आगे देखते हैं। एक मिनट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो द्रवों A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः 80 mmHg और 60 mmHg है। एक द्रव है A, दूसरा द्रव है B और इनके वाष्प दाब दिए गए हैं। तो इसको हम लिखने का तरीका ऐसे करेंगे, PA0 और PB0। इसका वाष्प दाब दिया है 80 mm और इसका दिया हुआ है 60 mm। Hg लगा लीजिए, मिलीमीटर पारा। फिर क्या कह रहा है, A के 3 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितने दिए हैं 3, और B के 2 मोल दिए हैं। B के मोलों की संख्या कितनी है 2। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्या पूछ क्या रहा है ये देखते हैं। कह रहा है मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात करना है और कुल वाष्प दाब के लिए हम लगाते हैं डाल्टन्स लॉ, PT इज इक्वल टू PA0 जीटा A प्लस PB0 जीटा B। ये जीटा A और जीटा B क्या है, मोल प्रभाज है। किसका, A का मोल प्रभाज और ये B का मोल प्रभाज। तो चलो पहले तो हम मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। और मोल प्रभाज निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे जीटा A का मोल प्रभाज निकालने जाएंगे तो A के मोलों की संख्या और डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। ये क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, Na दे रखा है 3 और Na फिर से यहाँ लिखना होगा 3 और Nb कितना है 2। पूरा कैलकुलेशन कितना आएगा 3/5। और जीटा B निकालने जाएंगे तो फिर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B रखेंगे डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो Nb कितना है 2 और Na कितना है 3, Nb फिर से 2, तो टोटल कितना आ गया 2/5। अब वैल्यू को वहां पर उस फार्मूले में पुट कर देते हैं, आंसर अपने आप आ जाएगा। PT इज इक्वल टू PA0 कितना है 80। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जीटा A, या A के मोलों की संख्या कितनी दी, मोल फ्रैक्शन कितना आया है 3/5, तो 3/5 प्लस PB0 कितना है 60 और जीटा B कितना है 2/5। कैलकुलेशन करेंगे तो 5 1 5, 5 16 80 और यहां पर 5 1 5, 5 12 60। अब 16 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 48 और 12 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24। टोटल ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 72
mmHg। जो यूनिट दिया हो वही यूनिट रखेंगे, यहाँ पर Hg नहीं दिया था, मैंने लगा दिया अपने पास से, ठीक है। मिलीमीटर पारा होता है इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छां डुबाने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है, व्याख्या कीजिए। तो हम एक रिएक्शन दिखाते हैं, उसी के थ्रू उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसको मिटा देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है। कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, इसके घोल में किसको डाल दें? कॉपर। कॉपर की रॉड को डाल दें, छड़ को डुबा दें, तो कह रहा है विलयन का रंग नीला हो जाता है। क्यों? आप जानते हैं ईसीएस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर का स्थान कॉपर से नीचे है, और जिन धातुओं का स्थान वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है वो अपने से नीचे स्थित धातु के लवण के विलयन से धातु को विस्थापित कर देती हैं। अर्थात इसका स्थान ऊपर है, इसका स्थान नीचे है, तो ये इसके विलयन से इसको विस्थापित कर देगा। यहां पर क्या बना लेगा? CuNO3 का होल ट्वाइस, और प्लस में 2Ag। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगा दीजिए। और विलयन का रंग किसकी वजह से हुआ? क्योंकि Cu पर +2 चार्ज आ गया। Cu+2 आयनों का रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो जब इसको सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाएगा तो ये कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, जिसमें Cu+2 आयन उपस्थित होंगे, जिस कारण विलयन का रंग नीला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, वैसे तो इसके बाद एक क्वेश्चन है साटकी दोष किसे कहते हैं, ये भी आपका सॉलिड स्टेट से आया है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है संकुलन दक्षता को परिभाषित कीजिए, ये भी उसी से है। और अगला क्वेश्चन सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब ये ग्रुप नंबर 16 से आया है, ये भी 16 ग्रुप हटा हुआ है, ग्रुप स्टडी बिल्कुल हटी हुई है, डी ब्लॉक है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से अगला क्वेश्चन आया है, ये 3 का गा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? उपसहसंयोजक यौगिक, एक उपसहसंयोजक यौगिक दिया हुआ है, ध्यान दीजिए मैं लिख रहा हूं, CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4 और SO4, ये एक यौगिक दिया है। कह रहा है इसमें कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा तरीका होता है ऑक्सीकरण संख्या निकालने का। आपको बताया गया होगा कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सभी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग, सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग किसी भी यौगिक में उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। इस पर कोई आवेश नहीं है, तो Cu की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। हम इसको x अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? x। और NH3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। प्लस इसकी होती है -2, SO4 पूरा ये स्पीसी का -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, -2, और इस पर कोई आवेश नहीं है, तो बराबर में हम क्या लिखेंगे? 0। x इससे कोई मतलब नहीं रहा, प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2। ये आपका आंसर आ गया कि Cu की ऑक्सीडेशन नंबर इन CuNH3 का होल 4, SO4 में कितना होगा? +2 होगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, इसको रब कर देते हैं, फिर लिखते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आया है आपका बायोमोलिक्यूल से, और कह रहा है ग्लूकोज C डबल बॉन्ड O H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C 1 2 3 4 5 और 1 6 CH2OH, इस तरफ OH लगाएंगे, इस तरफ OH लगाएंगे, राइट हैंड साइड, देन लेफ्ट हैंड साइड, देन राइट हैंड साइड। ये तुम्हारा क्या है? ग्लूकोज है। और इसका रिएक्शन किससे कह रहे हैं कराने के लिए? ब्रोमीन जल से। ब्रोमीन जल क्या है? एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा? CHO ग्रुप को, CHO अर्थात एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा और बनाएगा COOH, बाकी C और जैसा भी स्ट्रक्चर था वो वैसा ही पड़ा रहेगा। ये आपका जो कंपाउंड बना है इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड।
ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने पर या ग्लूकोज की क्रिया ब्रोमीन जल से कराने पर क्या बनता है? केवल केमिकल इक्वेशन ही देनी थी और ये आपका क्वेश्चन है 2 नंबर में। कितने नंबर में है? 2 नंबर में। इतना आपको करना पड़ेगा और 2 नंबर आपके हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 का, ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है नष्ट समीकरण लिखिए तथा उसकी एक उपयोगिता लिखो। कोई एक उपयोगिता लिखनी है और नष्ट समीकरण लिखनी है। तो इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान, क्या पूछ रहा है? नष्ट समीकरण लिखिए। तो आप नष्ट समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। इसको ई भी बना सकते हैं, इस साइन के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, -2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log बेस 10 Q। ये आपका क्या है? एक नष्ट समीकरण है। ठीक है, ये नष्ट समीकरण हो गई। फिर कह रहा है इसकी उपयोगिता, तो सिंपल सी बात है, ये आपको दिख ही रहा है। ई सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसी भी सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हम इस समीकरण का उपयोग करते हैं। उसके अतिरिक्त यदि ई सेल 0 हो तो Q Kc के बराबर, Kc क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। तो जब ये ई सेल का जो ईएमएफ है जब शून्य हो जाता है तो उसका रिएक्शन कोसेंट Q Kc के बराबर होता है। तो पहले तो मैं यहां चीजों को लिख देता हूं, कौन सी चीज क्या है। ये ई सेल क्या है? किसी भी सेल का वैद्युत वाहक बल है, सेल का वैद्युत वाहक बल। ठीक है, दूसरा आर क्या है? आर है सार्वत्रिक गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और एन क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और एफ क्या है? एफ है फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक। ये चीजें आप जब भी क्वेश्चन पूछी जाए इन चीजों को जरूर लिख दें। और क्यू क्या है? अभिक्रिया भागफल, रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट। ये इतना हो गया। तो एक उपयोग पूछा है तो डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हो कि सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हम नष्ट समीकरण का प्रयोग करते हैं। और यदि सेल का ईएमएफ 0 हो तो हम इसी इक्वेशन की सहायता से Q ज्ञात कर सकते हो, या Q की जगह पर क्या? Q बराबर हो जाएगा Kc के, कब? When E cell is equal to 0, then कंडीशन क्या आएगी? आपका Q बराबर हो जाएगा Kc के, मतलब साम्य स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। इसी इक्वेशन की सहायता से हम Kc भी ज्ञात कर सकते हैं, कब? जब सेल का ईएमएफ 0 हो। तो दूसरी उपयोगिता ये हो गई, उसे पूछा एक ही है। फिर अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका हटा हुआ है, सरफेस केमिस्ट्री से पूछा गया है और सरफेस केमिस्ट्री आपका अब्लेशन है नहीं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एसिटिलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। एसिटिलीकरण क्या होता है? तो एसिटिलीकरण को आपको एक रिएक्शन के थ्रू ही समझाते हैं, 1 या 2। बहुत ही आसान है ये भी। कोई भी एसिटिल हैलाइड ले लीजिए या एनहाइड्राइड ले लीजिए, इसका रिएक्शन आप अल्कोहल से करा दीजिए, अल्कोहल से। तो अल्कोहल में कंडीशन क्या होगी? ये वाला ग्रुप जो हैलोजन समूह है इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, या ये कह दें हैलाइड ग्रुप तो नहीं कह सकते हैं, सॉरी गलती हो गई है। ये एसाइल समूह इस H को डिस्प्लेस कर देगा और इसी क्रिया को आप क्या कहते हो? एसाइलेशन, एसाइलीकरण कहते हो। तो कंडीशन क्या आएगी? ये और साथ में ये आपका यहां पर ऐसे जुड़ जाएगा, प्लस में HX निकल जाएगा। तो
किसी भी एसाइल हैलाइड की क्रिया अल्कोहल से कराने पर एसाइल समूह हाइड्रोजन को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, एसाइलीकरण कहते हैं। इसके अतिरिक्त आप एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, जैसे RCOOCOR, ये क्या है, एनहाइड्राइड है। इसका भी रिएक्शन आप अगर अल्कोहल से कराने जाएंगे तो कंडीशन क्या होगी, एसाइल समूह इस H को डिस्प्लेस कर देगा, एसाइल समूह। तो R डैश, जिसको बाद में लिखते हैं, पहले उस तरफ वाले को लिख लेते हैं COO, और यहां पर R डैश, ये जुड़ जाएगा। साथ में H कहां जुड़ेगा जाकर, उस वाले कंपाउंड में, तो RCO और OH। एसाइल समूह ने ही क्या किया, H को डिस्प्लेस किया। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, किसी भी एसिड हैलाइड या एनहाइड्राइड की क्रिया अल्कोहल से कराने पर एसाइल समूह अल्कोहल के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, एसाइलीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की विकृतीकृत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो इसका डेफिनेशन बहुत ही आसान है। प्रोटीन का विकृतीकृत होने का मतलब क्या है कि उसकी जो संरचना है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाए, या उसके जो गुण हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाए। तो जब हम प्रोटीन को हीट करते हैं या उसमें अल्प मात्रा में कुछ क्षार, डाइल्यूटेड क्षार या एसिड मिलाते हैं, तो उसकी जो जैविक कार्य होते हैं उन पर बाधा उत्पन्न होती है, जैविक क्रियाएं उसकी बाधित हो जाती हैं, या ये कह लें जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। प्रोटीन की जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है व्हेन वी हीट ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन को जब हम हीट करते हैं या फिर क्या करते हैं, उसमें अल्प मात्रा में क्षार या अम्ल मिला देते हैं, तो प्रोटीन की जो जैविक क्रियाशीलता होती है वो नष्ट हो जाती है। उसकी प्राथमिक संरचना पर कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि उसकी द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं भी परिवर्तित हो जाती हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। ये आपका क्वेश्चन दिया है 4 नंबर में और बहुत ही आसान है। कह रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के m/10 मिले। यूरिया के m/10 मतलब m का मतलब क्या है, मोलरिटी दी गई है, सांद्रता दी गई है। विलयन के का पराशरण दाब याद कीजिए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको रख करके तब क्या कह रहा है क्वेश्चन, फोकस कीजिएगा कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर दिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, इसको हम केल्विन में बदलेंगे। क्यों, क्योंकि जो फार्मूला है वहां पर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर रखते हैं, परम ताप रखते हैं, और उसको हम केल्विन पैमाने पर रखते हैं। और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना हो तो उसमें हम 273 ऐड करते हैं, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 300 क्या, केल्विन। ये आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर आ गया। फिर कह रहा है कि इसकी जो मोलरता है, मोलरता कहें, m कहें, या फिर हम कहें इसका जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन सांद्रता, या C कह लें, ये कितना दिया है 1/10। m/10 का मतलब क्या है, 1/10। और कह रहा है विलयन का पराशरण दाब याद कीजिए। इस क्वेश्चन में R दिया हुआ है। जनरली आपने अगर पढ़ा होगा तो जो सॉल्यूशन पढ़ते हो तो R की जगह पर S लिखा होता है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, या R से इसको प्रदर्शित करते हैं। R से जनरली तब प्रदर्शित करते हैं जब गैस का यूज होता है। खैर यहाँ R दिया हुआ है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू सेम होती है 0.0821। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे देगा खुद ही, ठीक है। इसका मात्रक होता है लीटर वायुमंडल प्रति मोल प्रति केल्विन। ये आपका दिया हुआ है। पूछा क्या है, पराशरण दाब। पराशरण दाब को हम पाई से लिखते हैं, कुछ लोग पी से भी लिखते हैं। पाई v इज इक्वल टू, फार्मूला होता है NHT। अब यहाँ पर R दिया है तो R लिख लेता हूं। अब यहां से अगर पाई निकालने जाओगे तो N/V/RT भी आप लिख सकते हो इसको। और N/V क्या है, मोल बटे आयतन। ये आयतन आप लीटर में लेते हो, इसका मतलब ये मोलरता ही दी है, मतलब ये वैल्यू ही दी गई है। तो ये उठाकर यहाँ पर रख देंगे, इसकी जगह पर कितना 1/10, और R का वैल्यू 0.0821 इंटू T का वैल्यू कितना है 300। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24।
और एक जीरो डेसिमल आफ्टर 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब आपका आंसर आ गया ये पाई इज इक्वल टू 2.463 क्या एटमॉस्फेयर एटीन, ये आपका आंसर हो गया। और ये आपको दे रहा है 4 नंबर। कितना समय लगेगा? मुश्किल से 2 मिनट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर से एक न्यूमेरिकल ही है इसी का खा क्वेश्चन है। कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसको नोट कर लीजिए, इसको रब करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 इज इक्वल टू 2NO2 प्लस हाफ O2 में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, इनिशियल कंसंट्रेशन नॉट लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, जो चाहे वो लिख सकते हैं। कितना दिया है? 1.24 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स, आई थिंक यस, मोल लीटर इनवर्स, ये दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि 60 मिनट के उपरांत 0.20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मोल लीटर रह जाता है। रह जाता है मतलब शेष बची मात्रा या फाइनल कंसंट्रेशन N2O5 का जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितना है? 0.20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है जो 60 मिनट के उपरांत इतना रह जाता है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करने को कह रहा है, तो कुछ नहीं है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? K इज इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। इसको हम C0 से, इसको Ct से लिखते हैं। अब इसकी जगह पर इनिशियल कंसंट्रेशन किसका है? N2O5 का, तो हम यहाँ पर एक मिनट दूसरे तरीके से देख लो। K इज इक्वल टू 2.303 बाई T, फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? हम लिख लेंगे N2O5 का इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय N2O5 का फाइनल कंसंट्रेशन, इस तरह से। अब वैल्यू दी हुई है, पुट कर देते हैं। T बराबर भी दिया था, हम लिखना भूल गए, T बराबर 60 मिनट दिया है। चलो इधर लिख देते हैं। अब यहां पर इसको वैल्यू को रखेंगे 2.303 बाई T लॉग बेस 10, और N2O5 का वैल्यू कितना है? 1.24 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। ये कैंसिल हो गया, इससे इसको भाग देंगे तो आएगा 6.2, इससे इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 6.2। तो K इज इक्वल टू 2.303 बाई T, शायद यहाँ वैल्यू रखना भूल गया, तो चलो यहाँ पर भी रख देता हूँ 60 लॉग बेस 10, और ये हो गया 6.2। इसका वैल्यू पुट कर देंगे। वैसे तो क्वेश्चन में वैल्यू दिया होगा, अभी हम आपको बता देते हैं। इसका वैल्यू होगा 0.79, इसका वैल्यू 0.7924, तो इधर रख देता हूं। K इज इक्वल टू 2.303 बाई 60 इंटू, इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.7924। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन 1.8279 1.8279 अप्रॉक्सीमेट हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, डिवाइडेड बाय 60। अब करके देख लीजिएगा, शायद यहां पर 4 होगा तो 4 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन पूरा करेंगे तो ये 4 होगा यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगा 3.04 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, ये के। अब चूंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो मात्रक हो जाएगा मिनट इनवर्स। ये भी आपका क्वेश्चन कितने नंबर में है? ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में है। ये भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ये वैल्यू आपको दे रखी होगी। जो भी समय लगेगा आपका कैलकुलेशन में लगना है और बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया
5 का खा। अब अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं लिखो। संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं हैं, तो इनका डेफिनेशन आपको हम ऐसे ही बोल देते हैं। 1 मिनट। अच्छा चलो टॉपिक लगा करके आपको समझाते हैं। फिर क्या पूछा है? संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता इनकी क्या है? अब सबसे पहली विशेषता ये बता सकते हो कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल भी दे सकते हो, पढ़ा होगा। उसके अतिरिक्त दूसरा क्या है? ये रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्यों? क्योंकि डी स्प्लिटिंग दिखाते हैं। रंगीन यौगिक और रंगीन आयन और यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। बनाने की प्रवृत्ति होती है इनमें। इन सबको एक्सप्लेन करना है। तीसरा आपका क्या हो सकता है? इनके अंदर उत्प्रेरकी गुण होता है। उत्प्रेरकी गुण होता है। उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करते हैं। क्यों प्रदर्शित करते हैं उत्प्रेरकी गुण? क्योंकि इनका साइज छोटा होता है और इनकी आयनन ऊर्जा उच्च होती है, जिस कारण ये उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करते हैं। रंगीन आयन और रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनका ये डी स्प्लिटिंग दिखाते हैं। इनका जो डी ऑर्बिटल होता है, आप जानते हो, 2 भागों में बढ़ जाता है आफ्टर कमिंग लिगेंड। लिगेंड के आने से 2 भागों में बढ़ जाता है। एक को आप बोलते हो T2G सेट, ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरफ किसको रखना चाह रहे हो, कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है कि 6 है। एक T2G सेट होता है, दूसरा EG सेट होता है। EG सेट में 2 आते हैं। कौन से ऑर्बिटल? जो एक्सिस के ऊपर पड़ते हैं। और ये जो गैप है, यही डी स्प्लिटिंग है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां या यहां से यहां जाता है और प्रकाश को अवशोषित करता है। और जितने प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, उसके बाद जितने रंग बचते हैं, उन रंगों का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि इनके यौगिक रंगीन होते हैं। वैसे यौगिकों का रंगीन होना केवल एक कारण डी स्प्लिटिंग नहीं हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं कलर इंपार्टिंग नेचर के। अगर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तभी वो उसका कलर डार्क होगा, और जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर कम है उसका कलर हल्का होगा या वो कलरलेस होगा। तो ये बातें आप डी के बारे में लिख सकते हैं। उसके अतिरिक्त इनके कई तत्व हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिफरेंट होते हैं, आबाव रूल से नहीं होते हैं। ये भी तो गुण ही है उनका। जैसे कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, ये आबाव नियम का पालन नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय। जैसे इसका 29 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9 होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 होता है। वैसे आप इसका रीजन भी जानते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल फुल फील्ड होता है या हाफ फील्ड होता है तो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ऐसी कंडीशन के। दूसरा, इसके लिए देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट के तरह से देखा गया या एक्सपेरिमेंटली पाया गया ऐसा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s में 1 और 3 में 5। क्यों ऐसा हुआ? इसका तो रीजन है कि भाई यहाँ 4 था, ये हाफ फील्ड करीब था,
इसने एक इलेक्ट्रॉन पड़ोसी से ले लिया, यहां पर भी वही सिचुएशन है, ये फुलफिल्ड होने के करीब था, इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। तो ये तुम्हारा अगला क्वेश्चन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का घा, चौथा क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर में है। कह रहा है उपसहसंयोजी यौगिक के आईयूपीएसी पद्धति के नामकरण का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब जब उपसहसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नाम आप लिखेंगे तो जो नियम आपने पढ़े हों उन्हीं को लिखना है। जैसे कि पहला नियम क्या है, किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक का नाम लिखने से पहले हम क्या करते हैं, उसमें यह तय करते हैं कि कौन सा उसका पोर्शन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव। एग्जांपल के तहत आपको डेफिनेशन बताते जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हमारे पास मान लो है CuNH3 का जो दिया था उसी को ले लेता हूं। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में NH3 का होल 4 into SO4 ऐसा दिया हो कोई भी। अब इसमें ये चीज पहले है, ये बाद में है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको ये बात बताई गई होगी, आपने जहां भी पढ़ा होगा, स्कूल, कोचिंग, कहीं भी, वहां आपको ये बात बताई गई होगी, बेटा ये जो पहले वाला पोर्शन होता है ये होता है पॉजिटिव पोर्शन, पॉजिटिव हिस्सा होता है, ये नेगेटिव हिस्सा होता है। और किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो पॉजिटिव वाले को पहले लिखते हैं और नेगेटिव वाले को बाद में लिखते हैं। इन जनरल सभी में ऐसा ही होता है, पॉजिटिव वाले को पहले और नेगेटिव वाले को बाद में लिखा जाता है। एक कंडीशन और ले लेता हूं, जैसे K4FeCN का होल 6, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव। इसमें पहले वाला पॉजिटिव रहेगा, बाद वाला नेगेटिव पोर्शन रहेगा। तो जब आईयूपीएसी नामकरण करते हैं किसी उपसहसंयोजी यौगिक का, तो सबसे पहले धनात्मक अवयव को लिखते हैं, उसके बाद ऋणात्मक अवयव को लिखते हैं। और जब भी हम ऐसा करने जाते हैं तो एक कंडीशन जरूर आएगी, कोई ना कोई अवयव उसका कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा। और जो पोर्शन बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा हो उसका नाम लिखने के लिए आप फिर क्या करते हैं, सबसे पहले लिगेंड को लिखते हैं। जैसे इसके अंदर ये अमोनिया मॉलिक्यूल्स लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है। कितने हैं? 4 के लिए क्या लगाओगे? टेट्रा लगाओगे, टेट्रा। और अमोनिया के लिए लिगेंड के रूप में क्या यूज करते हो? एमीन। क्या यूज करते हो? एमीन। तो टेट्रा एमीन। इसके तुरंत बाद जब लिगेंड लिख जाएं उसके तुरंत बाद आप क्या करोगे? मेटल को लिखोगे। मेटल क्या है? कॉपर। अगर आपका पॉजिटिव पोर्शन कॉम्प्लेक्स है तो उसके मेटल को एज सच लिखोगे जैसा हमेशा पढ़ते आए हो आप। Cu को क्या पढ़ते आए हो? कॉपर। तो कॉपर लिखोगे इसको, तो कॉपर। और इसके तुरंत बाद आप क्या करोगे? इसकी ऑक्सीकरण संख्या को ब्रैकेट में लिखोगे और निकाला था अभी पीछे, सेकेंड आई थी, 2 आई थी, और उसको रोमन में लिखते हैं। अब जब ये पोर्शन लिख जाएगा तो आपको इसको लिखना है। तो इसको नॉर्मल कंडीशन में क्या आप यूज करते हैं? सल्फेट। तो आप लिखेंगे सल्फेट। इसका नाम हो गया। जैसे इसका लिखना है, इसका नाम लिखना है आपको, तो पहले पॉजिटिव कौन है? पोटेशियम। अब ये 4 है लेकिन ये 4 आपको नहीं लिखना है। आप क्या लिखोगे? पोटेशियम, पोटेशियम। अब कॉम्प्लेक्स पोर्शन है तो सबसे पहले लिगेंड को लिखेंगे। लिगेंड को लिखते समय कई बातों का ध्यान रखते हैं, कई बातों को याद रखते हैं। जैसे कि लिगेंड अगर निगेटिव है तो उसको O के साथ समाप्त करोगे। जैसे Cn तुम्हारा लिगेंड है वहां पर, और Cn पर निगेटिव चार्ज होता है माइनस का, तो इसको आप या तो साइनाइडो लिखो या फिर आप इसको साइनो लिखो। O के साथ समाप्त होगा। तो कितनी बार है? 6 बार है। 6 के लिए आप लगाओगे हेक्सा और फिर लिखोगे साइनो या साइनाइडो लिख सकते हो। आयरन, Fe को आयरन पढ़ते हो, लेकिन एक बात ध्यान देना कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स पोर्शन है वो निगेटिव है। जब कॉम्प्लेक्स पोर्शन निगेटिव हो तो मेटल को 8 के साथ समाप्त करते हैं उसके लैटिन नाम के साथ। तो आयरन का लैटिन नाम क्या होता है? फेरेट। क्या नाम होता है? फेरम कहते हैं, और इसको हम समाप्त करेंगे फेरेट के साथ।
इसके साथ फेरेट के साथ। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाएंगे तो सेकेंड आएगी। ठीक है, तो ध्यान से फिर से बताता हूं आपको, ध्यान से समझ लीजिए। उपसहसंयोजी यौगिकों के नामकरण के लिए आप क्या करते हैं, धनात्मक अवयव को पहले लिखते हैं और ऋणात्मक अवयव को बाद में लिखते हैं। किसी भी उपसहसंयोजी क्षेत्र का नाम लिखते समय सबसे पहले लिगेंड्स को लिखते हैं। लिगेंड्स को लिखने के बाद में आप धातु को लिखते हैं और धातु को लिखने के तुरंत बाद ब्रैकेट के अंदर उस धातु की ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में लिखते हैं। ठीक। दूसरी बात, अगर कॉम्प्लेक्स का पोर्शन पॉजिटिव हो तो धातु को एज सच लिखा जाता है। अगर कॉम्प्लेक्स का पोर्शन निगेटिव हो तो धातु को उसके लैटिन नाम के साथ एट लगाकर समाप्त करते हैं। जैसे इसको फेरम बोलते हैं तो हमने फेरेट लिखा, इसको कॉपर बोलते हैं, पॉजिटिव पोर्शन है तो मैंने इसको कॉपर लिखा। अगर ये निगेटिव पोर्शन में से यू होता तो क्यूपरेट लिखते। दूसरा, लिगेंड अगर ऋणात्मक हो तो उसको ओ के साथ समाप्त करते हैं। न्यूट्रल लिगेंड को एज सच लिखते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा हो कि इस लिगेंड का नाम क्या है, उसी नाम से उसको लिखा जाता है। जैसे वाटर को एज ए लिगेंड एक्वा पढ़ते हैं, लिगेंड के रूप में इसका नाम क्या होता है, एक्वा, तो एक्वा लिखते हैं। जैसे NH3 वैसे होता अमोनिया है लेकिन लिगेंड के रूप में इसको हम एमीन लिखते हैं। अभी लिखा भी है मैंने कहीं, हाँ ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरी बात हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन इसी के साथ क्या कह रहा है आपका, वैसे तो 2 क्वेश्चन और दिए हैं लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का खा, कह रहा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखने हैं और फिर एथिल अल्कोहल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विभिन्न तापों पर होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण भी देने हैं। तो आओ देखते हैं फिर 2 कोई भी विधियां लेनी है जिनसे आपका क्या बन जाए, एल्कोहल बन जाए। तो एल्कोहल बनाने की कोई 2 विधियां ले लीजिए आप। जैसे एल्किल हैलाइड ले लीजिए। एल्किल हैलाइड क्या होता है, RH। इसका रिएक्शन आप एक्वस NaOH या KOH से करा दीजिए, आपको क्या मिलेगा, ROH और प्लस में NaX निकल जाएगा। अगर यहाँ पर K लेंगे तो KX निकल जाएगा। तो ये आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बन गया। अगला RNH2 आप ले सकते हैं, कोई प्राथमिक एमीन ले सकते हैं। इसका रिएक्शन आप HNO2 से करा दीजिए। जब HNO2 से रिएक्शन कराएंगे, या फिर ये HNO2 आता कहां से है, ये HNO2 आता है NaNO2 प्लस HCl से, यहां से ये आता है। ये बन जाएगा ROH प्लस में आपका N2 निकल जाएगा, साथ में आपका H2 निकल जाएगा। तो ये आपका एल्कोहल बन गया। तो प्राथमिक एल्कोहल बनाने की 2 विधियां हो गई। एल्किल हैलाइड की क्रिया एक जलीय NaOH या KOH के साथ कराने पर क्या बनता है, प्राथमिक एल्कोहल बनता है। प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराने पर भी क्या बनता है, प्राथमिक एल्कोहल बनता है। 2 रिएक्शन ये हो गई। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि एथिल अल्कोहल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विभिन्न तापों पर। आप एथिल अल्कोहल ले लीजिए C2H5OH और विभिन्न तापों पर किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो H2SO4 की उपस्थिति में हम ये रिएक्शन करा देते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएंगे तो क्या बनेगा, C2H5O C2H5 प्लस में वाटर रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर क्या बना है, डाई एथिल ईथर। तो 140 पर कराएंगे तो डाई एथिल ईथर बनेगा। ये आपका क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब आप अगर चाहें तो दूसरे ताप पर भी देख सकते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। वैसे भी लिखोगे तो ये काटेगा नहीं। C2H5OH और फिर से H2SO4 की प्रेजेंस में ही करानी है। टेम्परेचर बदल देते हैं, 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, C2H4 प्लस H2O। ये आपका जो बना है ये है एथाइलिन, एथाइलिन, ठीक है, या एथिलीन बोलते हैं, एथिल अल्कोहल।
ये आपका क्या है, एथिलीन अल्कोहल। जब भी रिएक्शन लिखें तो कोशिश करें उनके नाम जरूर लिखें। खैर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका था 5 नंबर में। इसके बाद कह रहा है अथवा करके अगला क्वेश्चन इसका दिया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसको भी देख लेते हैं, मिनट। चलो देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। राइमर टीमैन अभिक्रिया, क्वेश्चन क्या है, राइमर टीमैन अभिक्रिया और कोलबे अभिक्रिया पर टिप्पणी पूछ रहा है। तो टिप्पणी भी लिख सकते हो, साथ में रिएक्शन भी लिख दो। क्या कह रहा है, राइमर टीमैन अभिक्रिया, तो आप रिएक्शन करा दीजिए किसकी, फिनॉल की। किसके साथ, फिनॉल की रिएक्शन कराइए आप क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3, और साथ में आप KOH ले लीजिए या NaOH ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, KOH या NaOH ले लोगे और जब रिएक्शन कराओगे तो बनेगा आपका आर्थो और पैरा सल्सिल एल्डिहाइड बनेगा, आर्थो और पैरा सल्सिल एल्डिहाइड बनेगा। कुछ सब प्रोडक्ट भी निकलेंगे, उसके लिए आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमको 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ और 1 2 3 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ लेना पड़ेगा। बनेगा क्या, 6 टाइम KCl बनेगा और प्लस 4 टाइम H2O निकलेगा। मतलब राइमर टीमैन अभिक्रिया क्या होती है, फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटाश के साथ कराने पर क्या बनता है, आर्थो और पैरा सल्सिल एल्डिहाइड बनते हैं। इस क्रिया को राइमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं, सिंपल। अगला क्या कह रहा है, कोलबे अभिक्रिया। तो कोलबे अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। चलो यहीं पर लिखते हैं, मिटाने की भी जरूरत नहीं है। तो आप फिनॉल ले लीजिए सबसे पहले, फिनॉल, इसका रिएक्शन कराइए NaOH के साथ। बनेगा क्या, बनेगा आपका कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा ONa और वाटर निकल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर लिख सकते हो, वाटर रिमूव हुआ है। इसका रिएक्शन हम CO2 के साथ करा देंगे। तो यहाँ पर H होता है, H निकलकर इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा और CO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। या हम कह लें साथ में इसका प्रोटोनेशन करा दें तो बनेगा क्या, यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ पर C+OH हो जाएगा, मतलब सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो ये रिएक्शन कब होती है, ये रिएक्शन का टेम्परेचर भी कुछ रहता है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप बोल सकते हो 273 से 278 केल्विन पर। फिनॉल की क्रिया या जनरली वास्तव में तो यहाँ से यहाँ रिएक्शन होती है, आप यहाँ से लिख सकते हो। फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने पर क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, कोलबे क्रिया कहते हैं। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करोगे, क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे। और क्या क्या पूछा है, पिक्रिक अम्ल, डाइक्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। चलो देखते हैं, पहला क्या कह रहा है, पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से। तो क्लोरोबेंजीन पहले ले लें, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है आपकी। पिक्रिक अम्ल क्या होता है, पिक्रिक अम्ल होता है, इधर ऊपर मैं लिखता हूं, ध्यान से देखिए। पिक्रिक अम्ल जो होता है वो होता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ट्राइनाइट्रोफिनॉल को आप क्या कहते हो, पिक्रिक अम्ल। ये है आपका पिक्रिक अम्ल, ठीक है। इसको बनाना है तो सबसे पहले Cl को हटा देते ऐसे भी OH लगा लें। तो इसके लिए हम डाउ क्रिया अप्लाई करेंगे, NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये आपका फिनॉल तैयार हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन आप HNO3 प्लस H2SO4 से करा दीजिएगा और आपको प्राप्त हो जाएगा जो आपको चाहिए था, क्या, ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड, ये आपको मिल जाएगा। फिर क्या कह रहा है, डाइक्लोरोबेंजीन। तो डाइक्लोरोबेंजीन के लिए क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण करा देंगे।
इसका रिएक्शन किससे करा देंगे? क्लोरीन से करा देंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 क्या बनेगा? ये यहाँ Cl है, एक Cl यहाँ लगा दो, ठीक है। क्योंकि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो दो दो ले सकते हो और दो मॉलिक्यूल्स बना सकते हो, एक आर्थो और एक पैरा, ये, और साथ में 2HCl आपका निकल जाएगा। तो ये डाइक्लोरो बेंजीन बन गया। तीसरा क्या कह रहा है? क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कह रहा है। तो चलो भाई इसको भी बना लेते हैं। अगर हम इस रिएक्शन को क्लोरोबेंजीन की क्रिया H2SO4 के साथ करा दें तो हमको मिल जाएगा ये क्लोरो और यहाँ पर SO3H, प्लस में क्या निकल जाएगा? H2O। तो ये बन गया, क्या पूछा था? क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित से बेंजोइक अम्ल आप कैसे प्राप्त करेंगे? बेंजोइक अम्ल प्राप्त करना है टॉलुइन से और बेंजामाइड से और एथिल बेंजोएट से। तो बहुत ही आसान रिएक्शन है और ये रिएक्शन है आपकी 5 नंबर में। देखो कितना आसान है, इसको रब करके फिर बताते हैं आपको। एक मिनट, बोर्ड थोड़ा सा ज्यादा गंदा हो जाता है तो डोंट वरी। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित से बेंजोइक अम्ल आप कैसे प्राप्त करोगे? टॉलुइन से कह रहा है। तो देखो कितना आसान है, केवल केमिकल इक्वेशंस देनी है आपको और कुछ नहीं, बहुत आसान है। टॉलुइन CH3, कुछ नहीं करना आपको, इसको ऑक्सीडाइज कर देना है। किसकी प्रेजेंस में? KMnO4। कैसा? एसिडिक। ऑक्सीडेशन करा देंगे। चाहो तो आप यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन लिख सकते हो, साथ में 2 और 1 3 ऑक्सीजन चाहिए होगा। नेसेंट ऑक्सीजन 3 आपको चाहिए होगा रिएक्शन कराने के लिए। और ये बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड, प्लस में क्या निकल जाएगा? वाटर। ठीक। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है बेंजामाइड से। तो बेंजामाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यहां पर नाम लिख लिया करो तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। टॉलुइन और ये क्या है? बेंजोइक एसिड। बहुत ही आसान था। अब अगले में क्या कह रहा है? बेंजामाइड से तो CONH2 ये होता है बेंजामाइड। अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एसिडिक मीडियम ले लो या फिर बेसिक मीडियम ले लो, क्या बनेगा? बहुत ही आसान है। यहां पर बन जाएगा COOH और प्लस में निकल जाएगा NH3 निकल जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। और ये बेंजामाइड। अगला क्या कह रहा है? किससे? एथिल बेंजोएट से। तो ये भी बिल्कुल सिंपल ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। इसका भी हाइड्रोलिसिस करा दोगे एसिडिक या बेसिक मीडियम में। ये COO C2H5, इसका आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ये क्या है? एथिल बेंजोएट। एथिल बेंजोएट वाटर से रिएक्शन कराएंगे। एसिडिक या बेसिक मीडियम ले लोगे, एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो बनेगा क्या? COOH प्लस C2H5OH। ये आपका बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड। ठीक है। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है आपका, कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। एल्डोल संघनन, विकार्बोक्सिलीकरण, कैनिजारो अपक्रिया। तो ये भी बहुत ही आसान है और कैनिजारो अपक्रिया शायद मैंने कहीं ना कहीं अभी कराई थी पीछे।
फिर से लिख लेंगे, इसको रब करते हैं। तो एल्डोल संघनन क्या होता है? देखो, कोई भी दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स ले लीजिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो? अल्फा हाइड्रोजन। और ये रिएक्शन आप डाइल्यूटेड NaOH की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या होगा? एक कंपाउंड बनेगा जिसके अंदर एल्कोहलिक समूह और एल्डिहाइडिक समूह दोनों उपस्थित होंगे, और इस अभिक्रिया को ही आप क्या कहेंगे? एल्डोल संघनन। जैसे कि ये आपका यौगिक बन गया। ठीक है, देखो इसके अंदर एक तो एल्कोहलिक समूह उपस्थित है और दूसरा एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। ये एल्डिहाइड ग्रुप लिख सकते हो, ये एल्कोहलिक ग्रुप है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लेकर डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में अगर हम रिएक्शन कराएं तो उस जो यौगिक बनेगा उस यौगिक में एल्डिहाइड तथा अल्कोहल दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, और ऐसे यौगिक को हम एल्डोल कहते हैं। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन कहते हैं। फिर कह रहा है विकार्बोक्सिलीकरण। तो किसी भी कार्बोक्सिलिक समूह युक्त यौगिक से कार्बोक्सिलिक समूह को पृथक करने की क्रिया, इस कार्बोक्सिलिक समूह को क्या करने की? पृथक करने की क्रिया क्या कहलाती है? विकार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। तो बनेगा क्या? एल्केन बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ठीक है। फिर तीसरा क्या कह रहा है? कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है? कैनिजारो शायद अभी मैंने आपको कराई थी कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में कोई भी एल्डिहाइड लेंगे, कोई भी एल्डिहाइड लेंगे, जैसे ये एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड आप ले लीजिए। तो ये भी रिएक्शन ये लगभग इस अभिक्रिया की तरह ही है, एल्डोल संघनन की तरह ही, लेकिन देखने में कंपाउंड अलग होंगे। यहां पर भी हम क्या लेंगे? NaOH। क्या लेंगे? NaOH लेंगे और बनेगा क्या? एक एल्कोहल बनेगा, एक एल्कोहल बनेगा और दूसरा आपका एक साल्ट बनेगा सोडियम का, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है यहाँ पर, सोडियम का साल्ट बनेगा। इसका अगर प्रोटोनेशन करा दें, इसका अगर प्रोटोनेशन करा दें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। तो इस रिएक्शन को आप क्या कहते हो? कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है। इसी के साथ ये आपका सेट खत्म होता है। अगले सेट के साथ अगले दिन फिर मिलेंगे।